जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल विधि के अगले टॉपिक। दोस्तों, इसमें हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी लगाएंगे इसी में। इससे पहले हम लगभग 10 एक्ट करा चुके हैं और ये सभी एक्ट दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, समान वेतन का अधिकार 1976 और एक ये मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये जो सभी अधिनियम हैं लगभग समान होते हैं, इसलिए इन सभी को हमने एक ही वीडियो में ले लिया है। ठीक है दोस्तों, आप भरोसा रखिए, जब दरोगा का पेपर होगा तब तक हम पूरी मूल विधि खत्म करवा चुके होंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवा चुके होंगे हम। चलो पढ़ते हैं इस वीडियो को, हम बढ़ते हैं आगे, मुस्कुराते हैं। ठीक, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे पहला कारखाना अधिनियम 1948। देखिए दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं दरोगा का उन्हें मालूम होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और जो नहीं लगा रहे हैं वो महान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ते हैं इनका कि ये अधिनियम क्यों लाए गए थे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अधिनियम क्यों लाए गए थे। जब हम इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, तो देखिए इसका उद्देश्य है कारखाना अधिनियम का। यह अधिनियम कारखानों में काम करने वाले, जो कारखानों में काम करते हैं ना कर्मचारी, उनके लिए लाया गया था। तो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और कितने घंटे उन्हें कार्य करना है उनके बारे में प्रावधान। ठीक है, और इसमें विशेष करके बालक और महिलाओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसमें कारखाने का पंजीकरण, निरीक्षण और अधिनियम के उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी शामिल है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बिना पंजीकरण के कोई कंपनी चला रहा है, कोई कारखाना चला रहा है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो कारखाने में काम करते हैं उन कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है, ये मायने रखता है इसमें। और उन्हें कितने घंटे काम करना है ये भी बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है ये अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ये अधिनियम 1 अप्रैल 1949 से लागू है। देखिए अधिनियम बना था 48 में, लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 1949 को। और इसमें 11 अध्याय एवं 120 धाराएं हैं। तो इसमें हम मुख्य मुख्य धाराएं भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, इससे पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसी के साथ में फिर धाराएं भी पढ़ते जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो ये पहली परिभाषा दे रखी है इसमें वयस्क की, कि वयस्क कौन होता है। तो जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति है वो वयस्क कहलाएगा। ठीक है, 18 से ऊपर का। कुमार, तो देखिए जो कुमार होगा वो 15 साल से लेकर के 18 साल तक का होगा, यानी 15 वर्ष से ऊपर का और 18 साल से नीचे का, तो कुमार कहलाएगा। ठीक है, अब बालक, देखिए बालक कौन कहलाएगा, ऐसा बालक जिसने अभी 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, यानी 15 वर्ष से कम का जो बच्चा होगा वो बालक कहलाएगा। और इसमें एक और ध्यान रखना है, शिशु, शिशु कौन हो जाएगा, तो शिशु हो जाएगा इसमें 6 साल से कम उम्र का। ठीक है, ये परिभाषाएं आगे जो एमसीक्यू होते हैं उन्हें पूछ ली जाती है। अब अल्पवय व्यक्ति, तो अल्पवय व्यक्ति में बालक और कुमार दोनों ही आ जाएंगे। बालक कौन सा होगा, जो 15 साल से और 18 साल तक का हो, और कुमार कौन सा होगा, जिसने 15 वर्ष अभी पूर्ण नहीं किया है। अब आते हैं निरीक्षक। देखिए निरीक्षक कौन होता है, तो जो जिला कलेक्टर होता है ना वही निरीक्षक कहलाता है इसमें। ठीक है, वही निरीक्षक बन जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो जो कारखानों के परिसर होते हैं, कारखानों में जो मशीनरी होती है या कोई वस्तु वगैरह होती है जो बनाई जाती है, या फिर कारखाने में कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उसका निरीक्षण करना इसका कार्य होता है। ठीक, अब आते हैं इसमें सफाई। देखिए सफाई, जो कारखाने होते हैं इनमें प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई होना जरूरी होता है, यानी कम से कम एक बार सफाई जरूर होनी ही चाहिए कारखाने में, यानी उन्हें गंदा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगर धुलने की व्यवस्था है तो उन्हें धोया भी जाएगा कारखानों को। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जब आप पेपर लगाओगे ना दरोगा वाला, तो उसमें ये संख्या पूछी जाती है कि कितने कर्मचारी होने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था मिलेगी,
या कितने कर्मचारी होने पर विश्राम कक्ष होते हैं उनकी व्यवस्था होगी, कितने कर्मचारी होने पर कैंटीन की व्यवस्था होगी। तो ये कर्मचारियों की संख्या भी ध्यान रखनी है। ठीक, देखिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कब होगी, जब किसी कारखाने में 150 से ऊपर कर्मकार हों, कम से कम 150 कर्मकार हों, ठीक है, तो फर्स्ट एड होगी उसमें। और 500 कर्मकारों पर एक एम्बुलेंस का कमरा होगा, यानी एक कमरे को ऐसा रूप दे दिया जाएगा जिसमें चिकित्सा से संबंधित उपकरण होंगे सभी। ठीक है, यानी इमरजेंसी में कर्मचारी की स्वास्थ्य को देखा जा सके। ठीक है, अब देखिए कैंटीन, कैंटीन कब होनी चाहिए, तो 250 कर्मकारों पर एक कैंटीन होनी चाहिए जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, ये चीज़ें यानी खाने पीने का सामान मिलना चाहिए कैंटीन में। ठीक, अब आश्रय कक्ष, विश्राम कक्ष, भोजनालय कक्ष ये कब होने चाहिए, तो 150 कर्मकार होने पर उपरोक्त ये सभी प्रकार के कक्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राथमिक उपचार कितने पर होगा, तो 150 कर्मकारों पर फर्स्ट एड होगी और 500 कर्मकारों पर एक कमरा होगा और 250 कर्मकारों पर कैंटीन होगी और 150 कर्मकारों पर आश्रय कक्ष, विश्राम कक्ष और भोजनालय होगा। ठीक है, तो इसमें कितने ध्यान रखने, 150, 500, 250 ऐसे करके ध्यान रखने हैं। 150, 500 या फिर 250 यही ऑप्शन होंगे वहाँ पर। तो इन्हें अच्छे से देख लेना एक बार। फर्स्ट एड कब मिलेगी, जब 150 कर्मकार होंगे और कमरा कब मिलेगा उनके लिए, 500 पर। ठीक है, कमरे के लिए 500 व्यक्ति होने चाहिए इलाज के लिए कम से कम। ठीक है, अब आते हैं आगे। देखिए जब पेपर लगाओगे ना, जैसे ये है शिशु कक्ष, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा क्वेश्चन आते कैसे हैं और कितने आते हैं। देखिए शिशु कक्ष, यहाँ पर 30 से अधिक स्त्री कर्मकार होने पर शिशु कक्ष कब होगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुछ महिलाओं के और वो काम पर भी जाती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि काम के समय बच्चों को साथ रखेंगी, तो उनके लिए एक कमरे की व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, उनके बच्चों के लिए तो कम से कम 30 स्त्री कर्मचारी होनी चाहिए। ठीक है, संख्या 30 होनी चाहिए और उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चे होने चाहिए, तो उनके लिए शिशु कक्ष होंगे। ठीक, यानी 30 कर्मचारी हैं महिला और उनके 6 वर्ष से छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए शिशु गृह होंगे। जितने की आवश्यकता हो उतने, जरूरी नहीं है कि एक ही हो या 4 हो या 5 हो, जितने की आवश्यकता है उतने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात तो ध्यान रखोगे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कुल 50 कर्मकारों में से, यानी 50 में महिला और पुरुष दोनों होंगे, इनमें से 10 स्त्री कर्मचारी होंगी, तब शिशु कक्ष मिलेगा उनको। ठीक, अगर अब देखिए दोनों बातों में क्या अंतर हो गया, अगर कारखाना अधिनियम के तहत पूछा जाए तो 30 कर्मचारी होनी चाहिए महिला, और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत पूछा जाए तो 10 कर्मचारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछा गया है तो कम से कम 10 कर्मचारी तो होनी चाहिए, 10, क्योंकि जो महिला कर्मचारी होंगे वो मातृत्व लाभ में ही आ जाएंगी। ठीक है, यानी 10 कर्मचारी होने पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मिनिमम 10 कर्मचारी होनी चाहिए 50 में से, और कारखाना अधिनियम के तहत स्पेशली पूछा है तो 30 कर्मचारी होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए लेकिन ये। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है वो थोड़ा कम है, 15 महीने तक का होता है मातृत्व लाभ वाले में। इस वाले मातृत्व लाभ वाले में बच्चे के लिए 15 महीने का होता है, लेकिन यहाँ पर 6 साल का है। ठीक है, शिशु कक्ष। अब आते हैं अगली परिभाषा पर, कल्याण अधिकारी। तो देखिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कब होगी कंपनी में किसी में, तो 500 कर्मकार होंगे तब एक कल्याण अधिकारी नियुक्त होगा। ठीक, यानी जो लोगों की, जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा, संरक्षण और स्वास्थ्य, इनके लिए इसे अपॉइंट किया जाता है कल्याण अधिकारी को। ठीक है, अब साप्ताहिक घंटे, देखिए इसमें हमने मुख्य मुख्य धाराएं इसलिए डाल रखी हैं, जैसे धारा 51 है ये साप्ताहिक घंटे, यानी एक सप्ताह में कोई व्यक्ति कितने घंटे काम करेगा, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा कोई भी कर्मचारी हो, केवल 48 घंटे ही काम करेगा एक सप्ताह में। ठीक है, अगर कोई ओवर टाइम करता है मान लो 48 घंटे से ज़्यादा, तो उसे फिर उसकी न्यूनतम मजदूरी का दुगना मिलेगा। समझ रहे हो ना, जैसे 7 दिन है हो गए सप्ताह में और प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करेगा प्रत्येक दिन अगर पूछा जाए, और टोटल 7 दिन में 48 घंटे काम करेगा। ठीक है,
क्योंकि 6 दिन हो गए ना, एक दिन का छुट्टी पड़ जाता है संडे का, इतवार का। ठीक, तो 8 × 48 ऐसे करके ध्यान रखना। अगर एक दिन में पूछा जाए तो 8 घंटे, और एक सप्ताह में पूछा जाए तो 48 घंटे, क्योंकि इतवार का क्या रहता है, छुट्टी रहती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इनके अलावा ओवर टाइम कर रहा है तो उसे फिर दोगुना वेतन मिलेगा न्यूनतम राशि का। और ओवर टाइम की भी कंडीशन होती है, सप्ताह में केवल 3 दिन मिलता है ओवर टाइम करने के लिए। ये बात उन बच्चों को पता होगी जो कंपनी वगैरह में काम करके आए हैं अथवा कर रहे हैं। और देखिए धारा 54 में आता है दैनिक घंटे। तो कोई भी कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यदि ओवर टाइम करता है तो उसे दुगनी मजदूरी मिलेगी। देखिए अगर 8 घंटे ऑप्शन में ना हो तो वहाँ पर फिर हम 9 घंटे भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 घंटे ही होता है मिनिमम वैसे, मैक्सिमम। लेकिन अगर 8 घंटे ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम 9 घंटे भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक, ये ध्यान रखना है। यानी एक दिन में, दैनिक घंटे, ये एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो होगा, कोई भी कर्मचारी, वो केवल 8 घंटे ही काम करेगा। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे दुगनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यानी जो वेतन होगा उसका दुगना हो जाएगा। फिर जितने घंटे होंगे वो दुगने के हिसाब से किया जाएगा। और जो ओवर टाइम होता है ये केवल सप्ताह में 3 दिन मिलता है। ठीक है। और देखिए अंतराल, विश्राम अंतराल का मतलब ये होता है जैसे कोई लगातार 8 घंटे काम नहीं कर सकता है या 48 घंटे काम नहीं कर सकता है तो बीच बीच में इन्हें विश्राम करने के लिए समय दिया जाता है। तो जैसे 5 घंटे काम कर लिया तो 5 घंटे के बाद में आधे घंटे का विश्राम करने के लिए इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, 5 घंटे काम किया है तो उसमें आधा घंटा विश्राम के लिए होगा इनके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। ओवर टाइम, देखिए ओवर टाइम की एक प्रक्रिया होती है। जब भी कोई व्यक्ति 8 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो उसे दुगनी मजदूरी मिलेगी। ठीक, तथा सप्ताह में अधिक से अधिक 3 दिन का ओवर टाइम दिया जाएगा उसे। 3 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा ओवर टाइम जो होगा वो। अगर मान लो कोई पैसों के लालच में ओवर टाइम करता ही रहा, ओवर टाइम करता ही रहा, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। इसलिए केवल 3 दिन ही करवाते हैं। अब देखिए धारा 67 में आता है जो नाबालिग बच्चे होते हैं ना, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बालक कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कितने वर्ष तक के बच्चे को कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए उसकी। यानी इससे कम का अगर है तो उसे नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में और पढ़ते रहिए। इसके साथ में हम एमसीक्यू करवाएंगे इसके। इसमें हमने 5 टॉपिक लिए हैं, पांचों को करवाएंगे। ठीक है, और इससे पहले लगभग 10 टॉपिक हम करा चुके हैं। तो देखिए बालक के लिए काम के घंटे, इससे पहले जो वयस्क थे उनके लिए काम के घंटे थे, बालक के लिए काम के घंटे आ गए। ठीक है, तो अब देखिए बालक, बालक में यदि पुरुष बालक है, अगर बालक पुरुष है यानी मेल है, तब वो सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी टाइम भी होगा उसका 6 बजे से केवल 10 बजे तक ही नियोजित किया जाएगा उसे, और वो केवल 4.5 घंटे ही काम करेगा। ठीक है, यदि कोई महिला बालक है, महिला, तो इसका जो समय शुरू होगा वो सुबह 7 बजे से और रात के 8 बजे तक रहेगा। ठीक, ये भी 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। और रही बात ओवर टाइम की, ओवर टाइम ये कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ओवर टाइम की तो वही प्रक्रिया है सबके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसमें छुट्टी का प्रावधान भी है, वेतन सहित छुट्टी। छुट्टी कैसे कैसे इनकी गणना की जाती है छुट्टियों की। ठीक है, तो इसके बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए वर्ष में 240 दिन से अधिक काम किया हो उसने लगातार, तो उसे 20 दिन पर एक छुट्टी के हिसाब से छुट्टी काउंट होगी उसकी। यानी उसने एक साल में यानी 365 दिन में 240 दिन से अधिक लगातार काम किया हो तब उसे 20 दिन में एक छुट्टी। ठीक है, और अगर कोई बालक है तो उसे 15 दिन में एक छुट्टी। ठीक, यानी 20 दिन पर एक छुट्टी काउंट होगी, और ये बालक है तो 15 दिन पर एक छुट्टी काउंट होगी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा नोट, नोट में ध्यान रखोगे, जो छुट्टियां ये दे रखी हैं 20 दिन और 15 दिन वाली, इनके अलावा अगर कोई इस बीच सरकारी छुट्टी होती है तो वो भी काउंट की जाएगी, अलग से होगी लेकिन वो। ठीक है,
अगर कारखाना बंद रहा है किसी कारण से तो वो छुट्टी भी अलग से मिलेगी, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए प्रसव अवकाश जो होगा वो भी अलग से काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो ही गई, ये 15 और 20 दिन पर एक छुट्टी, ये तो हो ही गई। इसके साथ में ये वाली छुट्टियां भी अलग से होंगी। ठीक है, ध्यान रखोगे ये। तो 20 दिन पर एक छुट्टी होगी वयस्क पुरुष के लिए, और बालक के लिए 15 दिन पर एक छुट्टी मिलेगी। ठीक, और इसके अलावा ये तो मिलेंगी मिलेंगी, इनके अलावा ये वाली छुट्टी और मिलेंगी, सरकारी है या कोई कारखाना बंदी है, या अगर महिला कर्मचारी है तो वो गर्भवती है तब। ठीक, अब आता है इसमें दंड। देखिए, अगर कोई कर्मचारी कर्मचारी ठीक है, कर्मचारी इस अधिनियम का उल्लंघन करेगा तो उसे 500 रुपये का जुर्माना होगा। मान लो अगर कोई नियोक्ता की बात नहीं मान रहा है, नियोजित करने वाले की, या कंपनी में कोई नुकसान कर रहा है जानबूझ करके, तो उसे 500 रुपये तक का अर्थदंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया कारखाना अधिनियम 1948 का। ठीक, 1948 का कारखाना अधिनियम। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो कारखानों में काम करते हैं कर्मचारी, उनकी सुरक्षा और देखभाल अच्छे से हो सके। ठीक है, और उनकी सुरक्षा स्वास्थ्य कब सही होगा? जब उन्हें सही तरीके से उनसे काम करवाया जाएगा। ठीक, अगला एक्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। देखिए, ये 15 मार्च 1948 को लागू हुआ। इसमें 31 धाराएं हैं, लेकिन उद्देश्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्यों लाया गया था। तो देखिए, ये अधिनियम श्रमिक द्वारा किए गए काम के लिए, जैसे कोई श्रमिक व्यक्ति है, कोई मजदूर व्यक्ति है और वो काम कर रहा है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए लाया गया था। ठीक, अभी जैसे मान लो कहीं पर 600 रुपये चल रहा है, कहीं पर 500 रुपये चल रहा है, कहीं पर 700 रुपये चल रहा है। ठीक है, यो न्यूनतम मजदूरी होती है। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में अलग अलग घोषित करती है कि अभी कितनी न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए श्रमिकों को। ठीक है, तो उसके लिए अधिनियम ये वाला लाया गया था। अगर कोई भी जो व्यक्ति है किसी मजदूर को काम के लिए लेके जा रहा है, मान लो किसी मजदूर ने बोला कि भैया मैं तो 500 रुपये लूंगा, उसने कहा ठीक है ले लेना, लेकिन काम कर दे चल के। अब वो ले गया, लेकिन क्या हुआ, वो 500 रुपये नहीं बल्कि 400 रुपये देने लगा उसे। ठीक, तो ऐसे लोगों को मजदूरी दिलाने के लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक है, देखिए, किसी से काम करवाने के बाद उसे न्यूनतम मजदूरी से कम रुपए देता है तो जो नियोक्ता होगा उसे सजा होगी। यदि मजदूर को उसकी मजदूरी देने में विलंब करेगा, यानी पूरी मजदूरी तो दे रहा है, मान लो 500 रुपये पर ले गया था और 500 रुपये दे रहा है, लेकिन उसे देने में देरी कर रहा है कि आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, ऐसे कर रहा है, तो उसे सजा मिलेगी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत। देखिए दोस्तों, मजदूर जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, इनके लिए बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होने की वजह से ये शोषित रहते हैं हमेशा। अभी भी यही हाल है, ज़्यादातर लोग इनसे बेगारी कराते हैं। ठीक है, या तो फिर देने में विलंब करते हैं या फिर भगा देते हैं। और देखिए, मजदूरी न मिलने पर श्रमिक न्यायालय, जो श्रमिक है ना, मजदूरी नहीं मिलती है, मान लो जैसे कोई तगड़ा सा व्यक्ति ले गया इन्हें मजदूरी करवाने के लिए कि हमारे घर पे काम कर दे चल के, हमारे खेतों में काम कर दे। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी से कम दे रहा है या फिर मजदूरी दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी भगा देता है ऐसे डांट फटकार के, तब ये क्या करेगा श्रमिक? तो ये श्रमिक न्यायालय, जो मजदूर न्यायालय होते हैं प्रत्येक जिले में होते हैं ये। ठीक है, या फिर उपभोक्ता न्यायालय। ठीक, उपभोक्ता न्यायालय जो जिन्हें कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, प्रत्येक जिले में होते हैं ये भी, या फिर सिविल न्यायालय में शिकायत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी बात आती है ना कि अगर किसी की मजदूरी नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए उसको, तो या तो श्रमिक न्यायालय में या उपभोक्ता न्यायालय में या फिर सिविल न्यायालय में शिकायत कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक, अब श्रमिक के प्रकार, यानी श्रमिक कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के श्रमिक होते हैं, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। ये 3 प्रकार के, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल। ठीक, यानी एक तो पूरी तरह से कुशल होते हैं, एक फ्रेशर होते हैं और एक आधे कुशल होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मजदूरी का प्रकार, यानी मजदूरी जो होगी किस तरीके से करवाई जाएगी।
तो ये दिन के हिसाब से करवाई जा सकती है, या कहीं कहीं पर घंटों के हिसाब से होती है, या फिर कहीं कहीं पर महीने के हिसाब से होती है, या फिर अन्य जैसे जिसकी श्रद्धा बन जाए उस हिसाब से करवाई जाती है मजदूरी। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा किसी गांव में कहीं कहीं पर तो घंटों के हिसाब से काम करने के लिए जाते हैं मजदूर, कहीं कहीं पर पूरे दिन के हिसाब से काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और मान लो कोई अमीर सा है व्यक्ति तो वो उसे महीने के हिसाब से भी रख रख लेता है। ठीक, तो देखिए अगला आता है, मजदूर दिन में केवल 8 घंटे काम करेगा, यदि उससे ज़्यादा करता है तो न्यूनतम वेतन का दुगना वेतन उसे मिलेगा और प्रत्येक रविवार की छुट्टी भी रहेगी उसकी। ठीक है दोस्तों, ये जो सभी टॉपिक हमने लिए हैं आज की वीडियो में, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए सभी टॉपिक ले लिए हमने एक साथ में। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया पूरा। ठीक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का। अच्छा, फिर से समझिए लाया क्यों गया था। तो जो मजदूर होते हैं, इन्हें अगर कोई इनकी न्यूनतम मजदूरी से कम रुपए देता है तो उन रुपयों को दिलवाने के लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक है, क्योंकि कोई तगड़ा सा व्यक्ति हो इनका शोषण ना कर सके और टाइम पर और पूरा वेतन दे। अगले आते हैं बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। ठीक, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्यों लाया गया था बंधुआ मजदूरी अधिनियम। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 ये क्यों लाया गया था, क्या उद्देश्य था इसे लाने का। तो लोगों के कमजोर वर्ग के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि जो गरीब व्यक्ति होते थे उन्हें कुछ धन दे दिया जाता था और उन्हें लोग अपने घर पर अपने खेतों में काम करवाने के लिए हमेशा के लिए रख लेते थे। जैसे बाहुबली मूवी में कटप्पा को रख लिया था। ठीक है, उसकी पीढ़ियां वहीं पर गुजार रही थी कि हम तो बंधुआ मजदूर हैं, यहीं पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना ये क्यों लाया गया था। तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे कुछ कर्ज के आधार पर रुपए देते थे और ब्याज इतनी होती थी कि वो चुका ही नहीं पाते थे, तो उन्हें अपने यहाँ पर फिर काम करने के लिए रख लेते थे। ठीक है, उस चीज से निजात दिलाने के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम लाया गया था ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम बना कैसे था। तो अनुच्छेद 21 और 23 के तहत भारत में बंधुआ मजदूरी कानून बना था। जैसे संविधान, भारत स्वतंत्र तो हो गया था लेकिन कुछ लोग थे जो आज भी बेबस होकर के दूसरों के यहाँ पर काम कर रहे थे बिना वेतन के, यानी उनसे बेगारी कराई जा रही थी। ठीक है, बंधुआ मजदूर बने हुए थे। तो उन्हें स्वतंत्र करने के लिए जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता था। ठीक, इसलिए ये अधिनियम लाया गया था अनुच्छेद 21 और 23 के द्वारा। अब देखिए यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से ही प्रभावित हो गया था, यानी अधिनियम बना था 1976 में लेकिन ये प्रभावी हो गया था 1975 में। ठीक है, एक साल पहले ही। ठीक है दोस्तों, 1975 में ही ये प्रभावी हो गया था। ठीक, बंधुआ मजदूरी को इसी दिन से समाप्त करके इसे दंडनीय बना दिया गया था। ठीक, यानी अब अगर कोई बंधुआ मजदूरी करवाएगा तो उसे दंड मिलेगा। देखिए बंधुआ मजदूरी की शुरुआत कैसे होती थी। तो इसकी कुछ शर्तें होती थी, कुछ पॉइंट होते थे। बंधुआ मजदूरी में कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाने के लिए जबरदस्ती काम करना पड़ता था। जैसे मान लो किसी ने 1,000 रुपए ले लिए और ब्याज इतना तगड़ा था कि वो उसका कर्ज चुका ही नहीं पा रहे थे, तो जो ऋणदाता था वो इन्हें अपने यहाँ पर काम पर लगा लेता था। ब्याज के बदले तू काम करता रहे हमारा, ना तो वो ऋण चुका पाता था और ना वो वहां से मुक्त हो पाता था। ठीक है, इसलिए इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। तो देखिए बंधुआ मजदूरी में नियोक्ता बहुत ज्यादा दरों पर कर्ज देते हैं तथा इसी कर्ज को चुकाने के लिए कर्जदारों से बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। ठीक है, ना तो बाबा आता था ना घंटा बाजता था। समझ रहे हो ना, ना तो वो कर्ज चुका पाते थे ना तो उस मजदूरी से मुक्त हो पाते थे। ठीक है दोस्तों, अगर बंधुआ मजदूरी पहले ही आ जाती तो कटप्पा बाहुबली का सेनापति नहीं होता। यू नो गाइज। तो देखिए बंधुआ मजदूरी को ऋण बंधन के नाम से भी जाना जाता है।
जो बंधुआ मजदूरी है इसे ऋण बंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे समाप्त करने का अधिकार किसको है? तो जिलाधिकारी को है। ये भी ध्यान रखोगे, अगर बंधुआ मजदूरी किसी जिले में हो रही है तो उसे समाप्त करने का जो अधिकार रहता है वो जिलाधिकारी को रहता है। क्योंकि देखिए, जो जिलाधिकारी होता है ना, ये जिले का मालिक होता है। अगर अपराध बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो इनका पूरा जिम्मा इसी का होता है जिले में। ठीक, जो कप्तान होता है ना, पुलिस अधीक्षक, वो भी जिलाधिकारी को ही रिपोर्ट करता है बढ़ते अपराधों के मामले में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। पुलिस पावर भी होती है डीएम के पास में, जिन बच्चों को नहीं पता हो वो ध्यान रख लें, पुलिस पावर भी होती है एक डीएम के पास। ठीक, अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रथा, परंपरा, संविदा या अन्य माध्यम से बंधुआ मजदूर बना है तो वह इस अधिनियम के आने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और उस मजदूर पर कोई कर्जा वसूली बाकी रह गई है तो उसके खिलाफ भी जो नियोक्ता है वो वाद दायर नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखोगे। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रथा के अनुसार या परंपरा के अनुसार या किसी संविदा के या किसी अन्य माध्यम से बंधुआ मजदूर बन गया है, मान लो इनमें से किसी भी तरीके से बंधुआ मजदूर बन गया है, कोई भी तरीका रहा हो, चाहे कोई भी कारण रहा हो, अगर वो बंधुआ मजदूर बन गया है, ठीक है, और उसके बाद में अधिनियम आया है, तो जो बंधुआ मजदूर था वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और उस मजदूर पर मान लो कोई कर्जा या वसूली बाकी रह गई हो, ठीक, यानी उसने कोई इतना कर्जा ले रखा हो कि वो उसे चुका ना पाया हो इस अधिनियम के आने तक, तो वो कर्जा भी उसका माफ होगा। ठीक है, अगर नियोक्ता उसके खिलाफ कोई केस करना चाहे, यानी जो उसे अपने यहाँ पर काम करवा रहा था, जिसने कर्ज दिया था, वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाना चाहे तो फिर वो भी कार्रवाई नहीं करवा पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो कर्ज मुक्त हो गए थे, बंधुआ मजदूर मुक्त हो गए थे और दूसरा कर्ज मुक्त भी हो गए थे अपने आप अधिनियम को आने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि कोई बंधुआ मजदूरी करने के लिए किसी को मजबूर करेगा तो उसे 3 साल तक सजा या जुर्माना या दोनों होगा। यानी अधिनियम आने के बाद में अगर आज कोई व्यक्ति किसी को मान लो 1,000 रुपए दे दिए और उससे कह रहा है कि तू हमारे यहाँ पर बंधुआ मजदूर बन के रहे अब, ठीक है, तो उसे 3 साल की सजा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अगला है, यदि कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ मजदूर बनने की शर्त पर कर्ज देता है और उस पर मजदूरी कराने लगता है, ठीक है, तो भी उसे सजा का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यदि कोई बंधुआ मजदूरी करने के लिए किसी को मजबूर करेगा किसी भी प्रकार से, ठीक है, या फिर किसी को ऐसा कर्ज देगा, इस शर्त पर कर्ज देगा कि वो उसके यहाँ मजदूरी करे, ठीक, बंधुआ बनकर, ठीक है, तो क्या होगा, उसे 3 साल की सजा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा, क्योंकि सरकार इसे खत्म करना चाह रही है और लोग इसे बढ़ावा दें, ठीक, तो उसे सजा होगी। अगला है, मजदूरी व्यवस्था को, यानी जो बंधुआ मजदूरी है इस व्यवस्था को चलाए रखने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, तो उसे 3 साल का सजा या जुर्माना या दोनों होगा। ठीक है, या तो उसे कर्ज दे इस शर्त पर कि मेरे यहाँ पर बंधुआ मजदूर बनकर रहेगा, या फिर उसे मजबूर करे, जैसे बिहार से लेकर आते हैं यूपी में भट्टों पर काम करने के लिए और उन्हें जबरदस्ती रखते हैं बांध करके, ठीक है, एक तरीके से खरीद करके कि इतने रुपए दिए हैं तुम्हारे वहाँ बिहार में और तुमको यहाँ पर काम करना होगा, तो ये भी एक तरीके से उनका शोषण होता है। ठीक, अब देखिए, यदि नियोक्ता बंधुआ मजदूर की संपत्ति या उसका स्वामित्व तो वापस नहीं करता तो उसे 1 साल तक सजा या जुर्माना होगा। जैसे मान लो किसी ने कर्ज दिया है लेकिन उसकी संपत्ति रख ली है, संपत्ति भी रख ली है और दूसरा उससे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, ठीक है, तो उसे वो वापस करनी पड़ेगी। अगर वापस नहीं करता है तो उसे 1 साल तक सजा होगा या जुर्माना होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। ठीक, ध्यान रखोगे ये बंधुआ मजदूरी अधिनियम क्यों लाया गया था, तो जो गरीब तबके के लोग होते हैं इनका आर्थिक और शारीरिक शोषण रोकने के लिए। ठीक है, अगला अधिनियम आता है हमारा अब वेतन, समान वेतन का अधिकार 1976। दोस्तों ये सभी अधिनियम एक जैसे हैं इसलिए हमने एक ही वीडियो में ले लिए हैं ये, ठीक है, समान वेतन का अधिकार 1976। देखिए ये क्यों लाया गया था, तो यह अधिनियम समान काम के लिए समान वेतन के लिए लाया गया था। यानी जैसे महिला और पुरुष होते हैं एक जैसा काम कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन देने में असमानता है, तो उस असमानता को दूर करने के लिए ये वाला अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
एक ही काम के लिए महिला को 50 रुपए दिए जा रहे हैं और पुरुष को 100 रुपए दिए जा रहे हैं, और काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में असमानता को समाप्त करने के लिए ये वाला अधिनियम लाया गया था। ठीक है, यानी समान वेतन का अधिकार अधिनियम 1976 क्यों लाया गया था? यह अधिनियम समान काम के लिए समान वेतन के लिए लाया गया था, तथा इसी के तहत समान काम में लैंगिक असमानता को रोका गया था। ठीक है, लैंगिक असमानता यानी स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, और दूसरा उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, एक तो लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए और दूसरा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो जैसे कुछ स्कूल कॉलेज होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ स्कूल कॉलेज होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा होगा कि जो लड़की टीचर होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। इसका कारण क्या है? पुरुष ज़्यादा सैलरी लेते हैं और लड़कियों को थोड़ा कम सैलरी में ही काम चला देते हैं उनका। ठीक है, तो ये भी इसी के तहत एक उल्लंघन माना जाता है इसका, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपना शोषण वो करवाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए कानून तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके अभाव में उनका शोषण होता रहता है बस। अब देखिए अगला पॉइंट है, यह एक मानव अधिकार है तथा अनुच्छेद 39D में, ये जो संविधान पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा 39D, ठीक, में वर्णित है, यानी समान वेतन का अधिकार 39D में वर्णित है, और ये क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। ठीक है, यह अधिनियम किसी जोखिम भरे व्यवसाय में लागू नहीं होता, यानी मान लो कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें स्त्रियों को हानि पहुंच सकती है, तो वहां पर स्त्रियों को नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये लागू भी नहीं होगा। अब अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग। देखिए ये क्वेश्चन तो यहीं से सीधा सीधा हो गया, ये प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग कब बना था? ठीक है, तो 1969। ठीक, और इसी के सुझाव पर 1975 में समान वेतन का अध्यादेश लाया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 बना था और इसी के सुझाव पर 1975 में समान वेतन का अध्यादेश लाया गया था। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना था, ये क्वेश्चन दरोगा 2021 वाले में आया है 13 नवंबर को तीसरी पाली में। प्रथम विधि आयोग कब बना था स्वतंत्र भारत का? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग पूछा जाए तो 1955 में बना था। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग पूछा जाए तो 1833 में बना था, 1834 में बना था। ठीक है, 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था, और स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो 1955 में, और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 22वें नंबर का है। ठीक, ध्यान रखोगे ये आयोग भी। खैर अगली वीडियो आएगी हमारी विधि आयोग के, ठीक है, वहां पर करवाएंगे हम। तो देखिए प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 में बना था और इसी के सुझाव पर 1975 में समान वेतन का अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, तो देखिए इस अधिनियम में 3 अध्याय और 18 धाराएं हैं। ठीक, अब क्या है? अब ये है, अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल का कारावास होगा या फिर 20,000 रुपये जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर मान लो स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं और उसमें स्त्री के लिए 50 रुपये थमा दिए और पुरुष के लिए 100 रुपये थमा दिए, तो वहां पर ये इस अधिनियम का उल्लंघन होगा, और जब उल्लंघन होगा तो जो नियोक्ता होगा उसे 1 साल का कारावास होगा या फिर 20,000 रुपये जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इससे संबंधित आते हैं महत्वपूर्ण केस। केस, जी, केस। ठीक है, तो देखिए पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हमने केस की वीडियो पहले बना रखी है एक, जो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रूप में है। ठीक है दोस्तों, क्लास 10 और 11 हमारी उसी से संबंधित है, केस से संबंधित, और प्रत्येक पेपर में 2 केस आते हैं, तो उन केसों को जरूर देखें एक बार। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित केस है। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ, ये न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, अगला अगला केस है हमारा मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई, ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। और धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, समान वेतन का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जिन्होंने केस स्टडी करनी है वो हमारी क्लास पढ़ी हुई है, एक 2 क्लास पढ़ी हुई है दरअसल, एक थ्योरी की है और एक एमसीक्यू की है, तो उन्हें भी देख लें एक बार जा करके। दरोगा के पेपर में 2 केस आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला अधिनियम आता है हमारा मातृत्व लाभ का अधिनियम 1961।
और ये हमारा लास्ट अधिनियम है इस वीडियो में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है, देखिए ये क्यों लाया गया था। तो ये अधिनियम उन सभी विवाहित महिलाओं के लिए जो सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी कंपनी या किसी संस्था में कार्यरत हैं। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना अधिनियम 1948 में, या फिर खान अधिनियम 1952 में, या फिर बागान अधिनियम 1951 में, ऐसे जगहों पर कोई कार्यरत महिलाएं हैं तो उनके मातृत्व संबंधी, ठीक, कार्यरत हैं तो उनके मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संरक्षण का अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया था। जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और वो सरकारी होती हैं या अर्ध सरकारी होती हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही होती हैं, तो उनके अवकाश के लिए विशेष करके, यानी उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए ये वाला नियम लाया गया था। ठीक है, अब देखिए यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो इसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान है। ठीक है, तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो उसे 3 माह तक सजा मिलेगी, या फिर 500 रुपये तक जुर्माना, या फिर दोनों मिलेगा। ठीक है माई डियर फ्रेंड, क्या होगा, ये अधिनियम क्यों लाया गया था, तो जो विवाहित महिलाएं हैं उनके मातृत्व लाभ के लिए। अब कैसे कैसे मिलेगा मातृत्व लाभ, ये बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे मान लो उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल कब होगी, स्पेशली अवकाश से संबंधित है ये। ठीक, ये देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 42 है, इसमें प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है, और इसी अनुच्छेद के तहत यह अधिनियम बनाया गया था, अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, समान वेतन का अधिकार भी लाया गया, और ये मातृत्व लाभ अधिनियम भी लाया गया। ठीक है ना दोस्तों, सभी जो अधिनियम है ये एक समान है लगभग, इसलिए हमने एक ही वीडियो में ले रखे हैं ये। देखिए आता है, यह अधिनियम 12 दिसंबर 1961 को लागू हुआ, और इसमें 30 धाराएं हैं। ठीक है, 12 दिसंबर 1961 को लागू हुआ और इसमें 30 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत कामकाजी महिला को अवकाश के लिए आवेदन करना होता है, यानी जो मातृत्व लाभ का अधिकार लेना चाहती हैं, अवकाश लेना चाहती हैं, उन्हें एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक, यदि किसी वजह से वह आवेदन नहीं कर पाती हैं, यानी एप्लीकेशन नहीं दे पाती हैं, तो प्रसव के बाद भी, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद भी आवेदन कर सकती हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो किसी और से भी करवा सकती हैं, एप्लीकेशन दिलवा सकती हैं। ठीक है, यानी उन्हें छुट्टी कब मिलेगी, जब वो एप्लीकेशन देंगी, प्रसव से पूर्व या बाद में भी दे सकती हैं। ठीक, और साथ ही नियोक्ता द्वारा 48 घंटे के भीतर, ये ध्यान रखोगे, 48 घंटे के भीतर महिला को मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा, यानी जो सैलरी वैलरी होती है वो दी जाएगी महिला के लिए। ठीक है, मातृत्व लाभ के तहत कितने टाइम में, तो 48 घंटे के भीतर। ठीक है, महिला को मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा। भुगतान करने में विफल रहने पर, या फिर महिला को नौकरी से निकालने पर, जैसे मान लो वो ये कह दे कि तुमने हमें सूचित नहीं किया था, कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी और तुमने ऐसे ही छुट्टी कर ली, ठीक है, हम तुम्हें सैलरी क्यों दें, तो ये बहाने नहीं चलेंगे किसी भी नियोक्ता के, या फिर गुस्सा होकर के उसे नौकरी से निकाल दे कि हम तुम्हें सैलरी नहीं दे रहे और हम तो तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। तो ना तो नौकरी से निकाल सकता है, ना ही किसी महिला की सैलरी रोक सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की सजा हो सकती है, और 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है, और जो सैलरी है उसे 48 घंटे के भीतर देनी होगी, ना तो उसे नौकरी से निकाल सकता है, ना ही सैलरी रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखोगे, ये महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं ये, पांचों के पांचों। ठीक, अगले देखिए, अधिनियम के तहत गर्भवती महिला को 2 जीवित बच्चों तक, ये भी पूछा जाएगा कि कितने बच्चों तक ये छुट्टी मिल सकती है, तो 2 जीवित बच्चों तक, जीवित बच्चों तक। ठीक है, 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलेगा, यानी 26 सप्ताह का मतलब लगभग 6 महीने की छुट्टी मिलेगी उसे। ठीक है दोस्तों, और 6 महीने की छुट्टी पर जब तक रहेगी वो, उसका वेतन नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि घर पर रही हो तो हम वेतन काट लेंगे तुम्हारा, ठीक, तो उसका वेतन नहीं कटेगा। अब ये छुट्टी कब से ले सकती है, तो प्रसव से 13 सप्ताह पहले और 13 सप्ताह बाद तक, यानी बच्चे को जन्म देना है उससे लगभग 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक छुट्टी पर रह सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो अवधि है 26 सप्ताह की, ये पहले 1 अप्रैल 2017 से पहले 12 सप्ताह तक की थी, यानी लगभग 3 माह की थी।
ठीक है, 2017 में से 26 सप्ताह यानी 6 माह किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर किसी महिला के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक, और वो कामकाजी महिला है, तो उसे 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ठीक, 12 सप्ताह का। ठीक है दोस्तों, अगर 2 बच्चे हैं तो 26 सप्ताह का यानी 6 महीने का, और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर 3 महीने का अवकाश मिलेगा, लेकिन ये भी वेतन सहित मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेतन काट लिया जाए, इसमें वेतन नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उन महिलाओं की जो खुद गर्भवती नहीं है लेकिन उन्होंने बच्चा गोद लिया है, तो उन्हें भी छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, उस बारे में भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो देखिए अगर किसी महिला ने बच्चा गोद लिया है, ठीक, और उस बच्चे की उम्र 3 माह से कम है, ये ध्यान रखोगे, 3 माह से कम है, ठीक, तो उस महिला को भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, यानी लगभग 3 महीने का अवकाश मिलेगा उस महिला को भी। ठीक, यदि किसी महिला ने सरोगेसी कराई है, सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख, कोख यानी अपना बच्चा किसी दूसरे पर जन्मा जाया जा रहा है उससे। ठीक है, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने दूसरे से जन्म करवाया था अपने बच्चे का। ठीक है, सरोगेसी का मतलब किराए की कोख से होता है यहाँ पर। अगर सरोगेसी करती है तो उसे भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। ठीक, कैसे कैसे मिलेगा ये, तो 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद। ठीक है, अब आता है अगले पॉइंट पर कि ये कब लागू होगा। तो देखिए इसे लागू करने में क्या होता है, तो मातृत्व लाभ का अधिकार गर्भवती महिला को तभी मिलेगा जब वो 12 माह में यानी 1 साल में कम से कम 80 दिन तक काम किया होगा उसने। ठीक है, किसी कंपनी में कम से कम 80 दिन तक काम किया होगा, तभी इसका लाभ मिलेगा उसे, वैसे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गर्भवती महिला है और चली गई 5-6 दिन के लिए कंपनी में और फिर छुट्टी लेके आ गई और फिर कहे कि मुझे तो पूरी सैलरी चाहिए इतने दिनों की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 12 माह में कम से कम 80 दिन का उसने काम किया हो। ठीक है, अब देखिए कोई प्रतिष्ठान महिला को प्रसव के 6 सप्ताह तक नियोजित नहीं कर सकता, और ना ही महिला अपनी मर्जी से नियोजित हो सकती है। यानी किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके 6 सप्ताह तक जो कंपनी होगी वो महिला से काम के लिए नहीं बोलेगी, ना ही बुला सकती है, और ना तो महिला खुद अपनी मर्जी से जा सकती है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो ना बात। अगले पॉइंट पर आते हैं अब। तो देखिए अगर यहाँ पर दिनों की बात की जाए, वो तो सप्ताह की बात होगी, तो यहाँ पर पूरी सेवा काल के लिए आती है बात। यदि देखिए प्रत्येक विवाहित महिला कर्मचारी अपने संपूर्ण सेवा काल में, ठीक है, पूरे सेवा काल में 2 जीवित बच्चों के लिए, ठीक, 730 दिन का अवकाश ले सकती है। ठीक है, वैसे तो उसे 1 साल का यानी 365 दिन का अवकाश मिलेगा, 26 सप्ताह 26 सप्ताह ऐसे करके। ठीक है, 52 सप्ताह हो गए ना 2 बच्चों के लिए। ठीक है, 52 सप्ताह का मतलब 365 दिन हो गए यानी 1 साल हो गई, लेकिन यहाँ पर 730 दिन का अवकाश ले सकती है वो। ठीक, 2 बच्चों के लिए अधिकतम। ठीक, और एक बार में अधिकतम 180 दिन का अवकाश होगा, यानी वही 26 सप्ताह का 180 दिन या 26 सप्ताह या फिर लगभग 6 महीने का एक बार में। ठीक, टोटल 730 दिन। देखिए टोटल 730 दिन का अवकाश ले सकती है, जिसमें एक बार में 180 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा एक बार में। ठीक है, लेकिन टोटल 730 दिन का अवकाश मिलेगा उसे। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है, महिला कर्मचारी को गर्भावस्था के दौरान 250 रुपये चिकित्सा बोनस मिलेगा। ठीक है, जो नियोक्ता है जिसने उसे नियोजित किया है उसकी तरफ से उसे 250 रुपये बोनस दिया जाएगा। अब है प्रत्येक महिला कर्मचारी को 15 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, ये अवधि ध्यान रखोगे, 15 महीने तक के बच्चे के लिए दिन में 2 बार स्तनपान कराने के लिए समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो कि 6 सप्ताह हो गए और 6 सप्ताह बाद वो महिला कर्मचारी ने ज्वाइन कर लिया कंपनी को। ठीक है, या फिर मान लो उसका बच्चा भी 1 साल का है और वो कंपनी में काम करने जाने लगी, तो उसे दूध पिलाने के लिए उसे दिन में 2 बार के लिए टाइम दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा, जब तक के बच्चा 15 महीने का ना हो जाए। ठीक है, लेकिन बाद में 2017 के संशोधन में इसे बढ़ा दिया गया है, 4 बार कर दिया गया है। ठीक है, 2 की जगह 4 बार कर दिया है। ठीक, अब जो महिला कर्मचारी होगी वो 4 बार जा सकती है अपने बच्चे के पास दूध पिलाने के लिए। ठीक है,
अब देखिए आते हैं संशोधन 2016 में कि इसमें क्या क्या हुआ था। संशोधन 2016, देखिए इस संशोधन को राष्ट्रपति ने 27 मई 2017 को स्वीकृति दी, 27 मई 2017 को। ठीक है, संशोधन 2016 का है, लेकिन इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है 27 मार्च 2017 को, और 1 अप्रैल 2017 को ये लागू हुआ है। ठीक है, इस संशोधन के तहत कई प्रावधान किए गए हैं जो निम्न हैं। कौन से प्रावधान किए गए हैं वो हम देखेंगे। देखिए पहला है प्रसव अवकाश, 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया था। यानी 2017 से पहले 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती थी, अब 26 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। अगर महीनों में बात की जाए तो 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने की छुट्टी की गई। ठीक है, दूसरा प्रतिष्ठान में 50 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर और उनमें 10 से ज़्यादा महिला कर्मचारी होने पर शिशु गृह की स्थापना होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखोगे, अगर किसी कंपनी में 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उनमें 10 से ज़्यादा महिला कर्मचारी हैं तो उनके बच्चों के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाएगी कंपनी के द्वारा। लेकिन ये जो स्थिति है कारखाना अधिनियम में 30 से ज़्यादा महिला होने पर शिशु गृह बनेगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखोगे, अगर कारखाना अधिनियम के तहत पूछा है तो 30 से ज़्यादा महिलाएं होनी चाहिए, और मातृत्व लाभ के अधिनियम में पूछा है तो 50 में से 10 महिला होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही आ जाते हैं मान लो तो दोनों स्थिति में मातृत्व लाभ वाला ही माना जाएगा। फिर समझ रहे हो ना, क्योंकि जो जहां पर संख्या कम होगी वहीं पर माना जाएगा। ठीक, अगर स्पेशली पूछ रखा है कारखाना अधिनियम के तहत कितनी महिलाओं पर शिशु गृह बनेगा तो 30 महिलाओं पर। अब देखिए शिशु गृह होगा, और स्तनपान के लिए देखिए जो पहले 2 बार की व्यवस्था थी स्तनपान कराने के लिए, अब 4 बार जाने का प्रावधान हो गया था 2017 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम। भारत अवकाश देने वाला तीसरा देश है, यानी मातृत्व लाभ का अधिकार बनाने वाला ये तीसरा देश है। पहला कौन सा है? कनाडा, जो 50 सप्ताह का अवकाश देता है, सबसे ज़्यादा देता है कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है नॉर्वे, ये 44 सप्ताह का अवकाश देता है, और भारत आता है तीसरे नंबर पर जो 26 सप्ताह का अवकाश देता है। ठीक है, और फ्रांस ने इसे संवैधानिक दर्जा भी दे रखा है मातृत्व लाभ योजना को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, ये मुख्य पॉइंट इसका ये है, इसका स्वरूप पूछा जाता है, जैसे ये कारखाना अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, या बंधुआ मजदूरी अधिनियम है, समान वेतन अधिनियम है, या मातृत्व लाभ का अधिनियम है। ठीक है, इसके तहत जो अपराध होते हैं इनका स्वरूप कैसा होता है, तो ये संज्ञेय होते हैं लेकिन जमानती होते हैं। ठीक है, होंगे तो ये संज्ञेय लेकिन जमानती होंगे, यानी जमानत हो जाएगी इनमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये संज्ञेय क्या होता है, जिसमें जमानती, देखिए जो 3 साल से कम की सजा वाले होते हैं उनमें जमानत हो जाती है सभी में। ठीक, वो जमानती कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन अपराध ये संगीन किस्म के होते हैं इसलिए इन्हें संज्ञेय बोलते हैं। तो ध्यान रखोगे कैसा स्वरूप हो जाएगा इनका, संज्ञेय लेकिन जमानती। ठीक, इन पांचों का। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस क्लास में कराया है थ्योरी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अगली जो वीडियो होगी